स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये आपकी कुछ मदद कर रहे होंगे आपकी तैयारी में। इसी क्रम में जो एक विषय है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो कि चाहे वो सेंटर के हों या किसी स्टेट के हों, उन स्टेट और सेंटर के सभी जो टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो जो अध्यापक के चयन की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो उत्तराखंड एलटी हो, चाहे वो केबीएस हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, इन सभी परीक्षाओं में वो एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है। और इसी महत्वपूर्ण वेटेज के कारण ये इन सभी टीचिंग एग्जाम में एक महत्वपूर्ण इन सभी टीचिंग एग्जाम में आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम आज इसी क्रम में एक पहली वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और जो अधिगम से संबंधित है। अधिगम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम अपनी पहली वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि अधिगम क्या है ना। सबसे पहले जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, उसमें अधिगम जो चैप्टर है, इसका भी एक महत्वपूर्ण वेटेज है ना। तो ये पूरे आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जो शिक्षण अभियोग्यता आती है, या जो शिक्षण अभिवृत्ति का जो पेपर आता है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है अधिगम का जो टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम क्या नहीं है, और अधिगम की परिभाषाएं क्या क्या है। इन तीन चार चीजों को हम इस अपने आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि अधिगम क्या है। अधिगम की परिभाषाओं पर और अधिगम की एक परिभाषा देने से पहले हम अधिगम को कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यह बताता हूं। अच्छा, अधिगम को समझने से पहले अधिगम का एक पर्यायवाची शब्द और है, जिसको सीखना कहा जाता है। इसको सीखना कहा जाता है। एक पर्यायवाची शब्द है जिसको सीखना कहा जाता है। और सीखने को जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, उसको लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग कहा जाता है। तो ये तो इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। लेकिन अब हमें यह समझना है कि सीखना क्या है या अधिगम क्या है। तो अधिगम दरअसल हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, और उन परिस्थितियों में हम हर बार एक नए ज्ञान, एक नए कौशल, एक नए अनुभव से रूबरू होते हैं। हमें हर बार जितने दिन हम जैसे जैसे अपना जीवन जीते रहते हैं, उस जीवन जीने की प्रक्रिया में लगातार हमें नए नए अनुभव, नए नए ज्ञान और नए नए कौशलों का सामना करना पड़ता है। अब दरअसल में जो अधिगम की परिभाषा है, वो अधिगम की परिभाषा है कि व्यवहार में परिवर्तन होना। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन है अधिगम की। कि अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का या सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। किसी व्यक्ति के या किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना। व्यवहार में परिवर्तन होना। अगर हम अधिगम को एक स्टेटमेंट में अगर खत्म करना चाहें,
ये एक डेफिनेशन में खत्म करना चाहें तो अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन होना। किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना ही दरअसल अधिगम है। लेकिन हमें यह समझना है कि यह व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ क्या है। अगर हम ये समझ गए कि व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ क्या है, तो तब अधिगम से संबंधित अधिकतर क्वेश्चनों का या अधिकतर प्रश्नों का हमारे पास एक आधार तैयार हो जाएगा, और उस आधार के आधार पर हम चाहे कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि अधिगम क्या है। तो अधिगम है किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना। किसी भी बालक के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वही अधिगम कहलाता है। अब व्यवहार में परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? व्यवहार में परिवर्तन का अभिप्राय है कि एक बालक किसी भी कार्य को या किसी भी तथ्य को जिस तरीके से पहले समझ रहा था अब वैसा नहीं समझ रहा है, बल्कि अब उसके सोचने के या समझने के तरीके में परिवर्तन आ गया है। इसको अगर मैं और आसानी से बताऊं आपको, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। हमारी अगली स्लाइड में एक एग्जाम्पल है, और ये बच्चा आपने बहुत बार आपके मोबाइल में घूमता रहता है, और ये एक मीम है। अब मैं आपको इस स्लाइड के द्वारा बताना चाहता हूं कि दरअसल में व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। एक बच्चा है और वो बच्चा अभी तक स्कूल नहीं गया है, या स्कूल भी गया है तो साइंस की क्लास में नहीं गया है, और उसके घर वालों ने उसे बताया कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं, और इसलिए ये सोच रहा है कि मैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोऊंगा क्योंकि पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं। इसके दिमाग में यही चला गया। जो उसके घर वालों ने बताया या जो उसके साथियों ने बताया, जो एक दो दोस्त होते हैं ज्ञान देने वाले, उन्होंने इसको बताया कि मैं रात को इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना क्योंकि रात को पेड़ के ऊपर क्या रहते हैं, भूत रहते हैं। और इसने भी इसी ज्ञान को लेकर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये सोच रहा है इसमें कि मैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोऊंगा क्योंकि रात को पेड़ के ऊपर क्या रहते हैं, भूत रहते हैं। ये इसका पहला व्यवहार है, ये पहला सोचने का तरीका है, ये इसका पहला व्यवहार है, ये इसका पहला व्यवहार है। पहला व्यवहार इसका ये है कि ये सोच रहा है कि दरअसल में मुझे किसी भी तरीके से रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। और उसका रीजन क्या है इसके दिमाग में, क्योंकि रात को पेड़ के ऊपर क्या रहते हैं, भूत रहते हैं। ये इसका पहले सोचने का तरीका है। अब यह स्थिति कब है, विज्ञान पढ़ने से पहले। जब इसको ज्ञान किसने दिया, इसके साथियों ने दिया है या इसके घर वालों ने दिया है। अब ये कुछ टाइम बाद बड़ा हुआ और ये विज्ञान पढ़ने चला गया, किसी स्कूल में चला गया, और स्कूल में जाने के बाद इसको इसके टीचर ने यह बताया कि रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। तो अगर पेड़ भी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और ये बच्चा भी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, तो दोनों ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और पेड़ अगर ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और उसके कारण हो सकता है कि इसको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए और इसे सांस लेने में दिक्कत हो जाए। क्योंकि रात को दिन में तो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात को पेड़ ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए हो सकता है कि ये जो बच्चा है इसको सांस लेने में दिक्कत हो। और क्योंकि पुराने लोगों को पता नहीं था, इसलिए वो सोचते थे कि पेड़ के नीचे जब वो रात को सोते हैं तो कोई उनका गला दबाता है, लेकिन दरअसल में वो गला नहीं दबा रहा था क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। अब इन दोनों चीजों के बीच में अंतर है। अब इसके दिमाग में आ गया है, इसके टीचर ने जब इसको बता दिया है तो तब इसके दिमाग में आ गया कि अच्छा, तो रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए मैं भी आज से रात को पेड़ के नीचे नहीं सोऊंगा। अब
अगर क्लासरूम में जाने के बाद ये स्थिति होती है कि ये बच्चा, पहला व्यवहार इसका ये है और दूसरा व्यवहार इसका ये है, दूसरा व्यवहार इसका ये है। अब पहले ये इसके दिमाग में ये था कि ये पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोएगा क्योंकि पेड़ के नीचे भूत रहते हैं। लेकिन क्लासरूम में जाने के बाद या विज्ञान पढ़ने के बाद इसके दिमाग में ये आ गया कि पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना है क्योंकि पेड़ के नीचे पेड़ रात को ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये इसी बात को दूसरे तरीके से सोच रहा है। पहले ये अवैज्ञानिक तरीके से सोच रहा था और अब ये वैज्ञानिक तरीके से सोच रहा है। तो इसके इन्हीं दो व्यवहारों के बीच का जो अंतर है, पहले व्यवहार का और दूसरे व्यवहार के बीच का जो अंतर है, वही अंतर अधिगम कहलाएगा। जो इसका क्लासरूम में जाने से पहले का व्यवहार था इसका, और क्लासरूम में जाने के बाद जो इसका दूसरा व्यवहार है, इन दोनों व्यवहारों के बीच का अंतर ही अधिगम कहलाता है। तो जब ये व्यवहार परिवर्तन हुआ, इसके सोचने के तरीके में परिवर्तन हुआ, ये किस कारण से परिवर्तन हुआ? क्योंकि इसे नए अनुभव हुए या इसे नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं या नए ज्ञान की प्राप्ति हो रही है या नए स्किल की प्राप्ति हो रही है। तो दरअसल में हम ये कह सकते हैं कि पहले व्यवहार और दूसरे व्यवहार के बीच के अंतर को, क्योंकि ये पहला व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? पहला जो व्यवहार है और दूसरा जो व्यवहार है, इन दोनों व्यवहारों के बीच परिवर्तन को ही या इन दोनों व्यवहारों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो पूर्व का व्यवहार और नवीन व्यवहार के अंतर को और नवीन व्यवहार के बीच के अंतर को अधिगम कहते हैं। और नवीन व्यवहार के अंतर को ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है। चाहे तो आप इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं कि पहले व्यवहार और नवीन व्यवहार के अंतर को ही अधिगम कहा जाता है। और दरअसल में ये जो पूर्व का व्यवहार और नवीन व्यवहार है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वही तो दरअसल में क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन यानी कि जो उसका रिस्पॉन्स है, अब किसी भी तथ्य के प्रति, किसी भी घटना के प्रति, वो पहले जिस तरीके से सोचता था अब उस तरीके से नहीं सोचता है। यही अंतर क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब मैं आपको इसमें एक और कंडीशन बताना चाहता हूं। बस वो कंडीशन ये है कि अगर कोई बालक है ना, अब अगर यही जो बालक है जिसको मैंने आपको पहले बताया कि यही जो बालक है, अगर ये क्लासरूम में जाता और क्लासरूम में जाने के बाद पूरी विज्ञान पढ़ने के बावजूद भी अगर यही सोचता कि इसने, क्योंकि माना इसने पहले ये सीखा था, उसके बाद क्लासरूम में गया, क्लासरूम में इसके टीचर ने इसको ये सिखाया, लेकिन क्लासरूम में ये सब सुनने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर ये बाद में भी यही सोचता, क्लासरूम में पढ़ने के बाद भी यही सोचता कि मेरा टीचर कुछ भी कह रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ के नीचे क्या रहता है? भूत रहता है। अब ये एकदम मूर्ख किस्म का अगर व्यक्ति है और ये बाद में भी वही सोच रहा है, क्लासरूम में पढ़ने के बाद भी वही सोच रहा है, तो ये दरअसल में कहलाएगा, तब ये कहते हैं कि तब अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम तभी होगा जब व्यवहार में परिवर्तन होगा, जब सोचने के तरीके में परिवर्तन होगा, जब काम करने के तरीके में परिवर्तन होगा, तभी आपका अधिगम कहलाएगा। तो दरअसल में अगर मैं ये कहूं कि जो अधिगम है, अधिगम दरअसल नए अनुभव
नए अनुभव, नए ज्ञान और नए कौशलों द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में किया गया परिवर्तन या संशोधन है। तो दरअसल जब भी किसी व्यक्ति को नया ज्ञान मिलता है, नए अनुभव मिलते हैं, या कोई वो नई स्किल सीखता है ना, जैसे पहले वो कार्य किसी दूसरे तरीके से करता था। अगर कोई व्यक्ति माना पत्थर तोड़ने का तरीका उसका दूसरा है और बाद में वो किसी नए तरीके से, आसान तरीके से पत्थर तोड़ना सीखता है और तब वो अपने व्यवहार में संशोधन करता है, अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करता है, नई स्किल का यूज करता है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये भी आपका अधिगम ही कहलाएगा। अधिगम का मतलब है कि उसके काम करने के तरीके में परिवर्तन होना, उसके काम करने के जो ज्ञान है उस ज्ञान में परिवर्तन होना, उसके सोचने के तरीके में परिवर्तन होना, कुल मिला के उसके व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। अब हमें यह समझना है कि जो अधिगम है, अधिगम, एक और चीज हमें यहां पर याद रखनी है कि अधिगम जो होगा वो अर्जित किया जाता है। अधिगम दरअसल अर्जित व्यवहार होता है। अर्जित व्यवहार का मतलब है कि ये हम सोसाइटी से सीखते हैं, किसी वस्तु से सीखते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, व्यक्ति से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो अधिगम हमारे पास आनुवांशिक रूप से नहीं है। कोई भी चीज अगर हमारे अंदर आनुवांशिक रूप से है तो वो अधिगम नहीं है। अधिगम दरअसल में अर्जित किया गया व्यवहार है, अर्जित किए गए कौशल हैं, अर्जित किए गए तौर तरीके हैं। ठीक, अब इसी में हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो दरअसल में हमारे पास अधिगम है, अधिगम की विशेषताएं क्या है ना? अधिगम की विशेषताएं क्या है? तो अगला जो पॉइंट है वो है अधिगम की विशेषताएं। इससे हमारा अधिगम का जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं भी इसमें समझ लेते हैं। तो जो पहली विशेषता है अधिगम की, पहली विशेषता है अधिगम की वो है कि जो अधिगम होता है, अधिगम एक अर्जित किया गया व्यवहार है। जो अधिगम होता है वो अधिगम हमेशा अर्जित व्यवहार होता है, और अर्जित व्यवहार होने का मतलब है कि वो कभी भी आनुवांशिक रूप से हमारे अंदर नहीं होता है। दरअसल में जो अधिगम है वो अर्जित व्यवहार होता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि अधिगम, पहली विशेषता, अधिगम अर्जित व्यवहार है। और अर्जित व्यवहार का मतलब होगा कि कोई भी ऐसी स्किल अगर हमारे अंदर है या कोई भी ऐसा हमारे अंदर प्रतिभा है जो हमारे अंदर आनुवांशिक रूप से है, वो दरअसल में अधिगम नहीं कहलाएगा। हम जब नई चीज समाज से और वातावरण से सीखेंगे वही अधिगम है। दूसरा कि अधिगम अस्थाई होता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है, अधिगम अस्थाई होता है। अधिगम अस्थाई होता है। अधिगम, अगर इसको और आसान कहूं मैं, कि अधिगम व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन है। और व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन का मतलब यह है कि जो अधिगम है, हम उस व्यवहार में उस परिवर्तन को कभी भी अधिगम नहीं कहेंगे जो कि अस्थाई है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूं कि माना एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को लगातार, या किसी भी बालक को झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलने की आदत है। इसका वास्तव में व्यवहार क्या है?
झूठ बोलना, इसका जो व्यवहार है, इसके व्यवहार की विशेषता झूठ बोलने की है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि एक दिन इसके माता पिता या कोई इस पे दबाव डालते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, या फिर सच नहीं बताया तो तुम मार खाओगे या तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ भी ऐसी चीज जिससे उस व्यक्ति पे या उस बालक पर दबाव बने। अब उसने इस दबाव के कारण सच बोल दिया, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सच कहा, और उसने एक दिन के लिए सच कह दिया, एक दिन के लिए सच कह दिया। और जब एक दिन के लिए सच कह दिया, लेकिन अगले ही दिन, एक दिन बाद फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया, फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो पहले वो झूठ बोलने की आदत थी, फिर एक दिन उसने किसी दबाव में आकर सच बोलना शुरू कर दिया, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन है, ये क्षणिक परिवर्तन है। ये कुछ समय, ये कुछ दिन के लिए, ये एक दो दिन के लिए इसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, फिर से वो अपने पुराने वाले ही व्यवहार में आ जाएगा। तो दरअसल में जो क्षणिक व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कभी भी अधिगम नहीं कहलाता है। ये एक व्यक्ति लगातार देर तक सोने की आदत है और वो किसी एक दिन किसी अपने काम के कारण या अपने किसी और किसी कार्य के कारण वो एक दिन जल्दी उठ जाता है, तो आपको लगेगा कि इसके तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से वैसे ही लेट से सोना शुरू कर देता है। तो दरअसल में जो क्षणिक परिवर्तन होगा व्यवहार में, वो कभी भी अधिगम नहीं कहलाएगा। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो कभी भी अधिगम नहीं कहलाता है। तीसरी जो विशेषता है अधिगम की, तीसरी विशेषता ये है कि जो अधिगम है, ठीक है, जो अधिगम है वो अधिगम सतत एवं सार्वभौमिक होता है। अधिगम सतत और सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक होता है। इसका अर्थ यह है कि जो अधिगम है वो एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम गर्भ से लेकर, यानी कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने से लेकर और उसके मृत्यु तक चलता रहता है, यानी कि व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और दूसरा अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। या सार्वभौमिक प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जो पूरी दुनिया में सारे स्थानों पर, सभी जातियों पर, सभी नस्लों पर, सभी जेंडर्स पर लागू होता है। यानी कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, अधिगम की प्रक्रिया सभी मनुष्य की जितनी जातियां हैं, जितनी नस्ल हैं, जितने जेंडर हैं, जितने स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर एक ही ढंग से चलती है। तो अधिगम सतत और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगली जो अधिगम की विशेषता है कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी कि अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ये बिना उद्देश्य का नहीं होता है। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। और उद्देश्यपूर्ण होने का अर्थ है कि ये बिना उद्देश्य के नहीं होता। और अधिगम का दरअसल में उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यक्ति को नए नए अनुभवों से रूबरू कराना, व्यक्ति को नए ज्ञान की प्राप्ति कराना, यही सारे तो अधिगम के क्या हैं? उद्देश्य हैं। फिर एक और चीज है कि जो अधिगम होता है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी है और उसका अनुकूलन भी है। यानी कि जो अधिगम की अगली विशेषता है, अधिगम की अगली विशेषता है कि जो अधिगम होता है, छठी विशेषता या पांचवी जो भी है, अधिगम अनुकूलन
और परिवर्तन दोनों है। अनुकूलन और परिवर्तन दोनों है। अनुकूलन का अर्थ यह होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसके अनुकूलन का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति है वो परिस्थितियों के साथ समायोजन कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है तो दरअसल वो भी अधिगम ही है। अगर नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर रहा है तो उसे अनुकूलन भी कहते हैं। और दरअसल ये अनुकूलन भी क्या है, ये अनुकूलन भी अधिगम ही है, यानी कि वो नई परिस्थितियों को सीख गया है। और अगर उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम ही कहलाता है। तो जो अधिगम की अगली विशेषता है वह है कि अधिगम अनुकूलन और परिवर्तन दोनों रूपों में होता है। अगला एक और है कि जो अधिगम होता है, अधिगम इसी के अंदर ये भी कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है वो अधिगम समायोजन के लिए तैयार करता है, यानी कि अनुकूलन के लिए, समायोजन के लिए तैयार करता है, समायोजन के लिए तैयार करता है। और जो छठी विशेषता हम इसकी देखेंगे कि जो अधिगम है, अधिगम एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। ये कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि क्या अधिगम एक प्रक्रिया है या अधिगम एक परिणाम है। तो अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। प्रक्रिया और परिणाम दोनों होने का अर्थ है कि जो अधिगम आपको अभी परिणाम लग रहा है, जो आपने अभी सीखा है, आपको लग रहा होगा कि मैं ये चीजें सीख गया हूं, पर हो सकता है कि वो किसी नई चीज को सीखने के एक प्रक्रिया भर हो केवल। जैसे एक बच्चा गणित के जोड़ घटाना गुणा भाग सीखता है, तो जब वो तीसरी में होता है तो उसे लगता है कि उसको गुणा आ गया है और उसे अधिगम हो गया है। लेकिन दरअसल में गुणा जो है या भाग जो है या जोड़ घटाना आना या भिन्न का आना, अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो उसको भविष्य में किसी चीज को या किसी अन्य अवधारणा को सिखाने में मदद करने वाली है। तो वहां पर वो प्रक्रिया हो जाएंगी। और अभी वो क्या हो गए, अगर बालक तीसरी कक्षा में सोच रहा है तो तीसरी कक्षा में उसे लगेगा कि मैंने जोड़ घटाना सीख लिया है, यानी कि मुझे अधिगम हो गया है। लेकिन यही अधिगम भविष्य में किसी नई चीज को सीखने में, किसी नई कौशल को सीखने में एक प्रक्रिया भर का हिस्सा हो सकता है। यह केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। तो जो अधिगम है वो प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। ये इसकी छठी विशेषता है। सातवीं विशेषता इसकी यह है कि जो अधिगम है, अधिगम समस्या समाधान में सहायक होता है। अधिगम समस्या समाधान में सहायक होता है, इसको भी कह सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक और विशेषता अगर आप इसको लिखना चाहें, आठवीं विशेषता कि जो अधिगम होता है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अधिगम व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन भी हो सकता है और प्रतिकूल परिवर्तन भी। अधिगम व्यवहार में अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन है। यानी कि जो अधिगम है वो व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन भी हो सकता है और प्रतिकूल परिवर्तन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति ने कोई कौशल सीखा है, कोई ज्ञान सीखा है तो वो अच्छा ही हो या सकारात्मक ही हो, वो नकारात्मक भी हो सकता है। तो व्यवहार में नकारात्मक या सकारात्मक परिवर्तन अधिगम कह सकते हैं हम। और इन सब के बिहाफ पर मैं अगर अंत में इसको कंक्लूड करूं अधिगम की डेफिनेशन, तो दरअसल में जो अधिगम है, अधिगम या सीखना किसी व्यक्ति या बालक के व्यवहार में अस्थायी
रूप से, अस्थायी रूप से होने वाला प्रतिकूल या अनुकूल परिवर्तन है, प्रतिकूल या अनुकूल परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन या अनुकूल परिवर्तन या संशोधन है, संशोधन है जो नवीन ज्ञान, नवीन अनुभवों या नवीन कौशलों के कारण, नवीन कौशलों के कारण होता है। तो जब बालक के जीवन में नवीन ज्ञान, नवीन अनुभव और नवीन कौशल आते हैं तो उसके कारण उसका जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व कौशल है और पूर्व जो अनुभव हैं, उन अनुभवों में जो चेंजेस होते हैं, जो संशोधन होते हैं, उनको उस व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन कहते हैं। और ये व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और ये व्यवहार में जो परिवर्तन होगा ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। एक व्यक्ति पहले सिगरेट नहीं पीता होगा, लेकिन वो किसी के संपर्क में आकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, उसने कोई नई चीज सीख ली है जो उसे पहले नहीं आती थी। और ये जो व्यवहार में परिवर्तन इसने सीखा है, यही दरअसल में क्या है, अधिगम है। तो अधिगम का सकारात्मक या नकारात्मक होने से मतलब नहीं है, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये अधिगम की डेफिनेशन है। अब इसके आगे हम अधिगम की परिभाषाएं देखने वाले हैं। अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं और अधिगम क्या होता है और क्या नहीं होता है।